भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक कमाल की शख्सियत थे, जिनसे कोई नफरत नहीं करता था, जिन्हें सरकार ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा और जिनका पूरी दुनिया इतना सम्मान करती थी कि 26 मई 2005 को जब कलाम साहब ने स्विट्जरलैंड में कदम रखा तो उनके सम्मान में वहां की गवर्नमेंट ने उस दिन को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। कलाम साहब ने भारत को तब अंतरिक्ष में पहुंचाया जब दुनिया हम एक पिछड़ा हुआ गरीब देश मानती थी, जिन्होंने भारतीय सेना को अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नागा जैसी 5 स्वदेशी और ताकतवर मिसाइल्स दी, जो आज भी देश की सुरक्षा में तैनात है। इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, और जिन्होंने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर भारत को परमाणु महाशक्ति बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गरीब परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने का उनका सफर इतना मुश्किल था कि कोई भी हार मान जाए। यहाँ तक कि उन्होंने भी एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मगर क्यों खास थी कलाम साहब और फील्ड मार्शल सेम बहादुर की आखिरी मुलाकात? कैसे राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपनी सैलरी के साथ पूरी संपत्ति को भी दान करके गरीब बच्चों की मदद की थी, और एक मुसलमान होकर भी वो श्रीमद् भागवत गीता क्यों पढ़ते थे? जानेंगे कलाम साहब की इस अनसुनी अनकही कहानी में। लेकिन उसके पहले अगर आपको उन पर गर्व है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कर दीजिए। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहने वाले गरीब परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म होता है। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे, जिससे उनके परिवार को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। शाम होते ही उनकी झोपड़ी में घना अंधेरा छा जाता था। तब कलाम के माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए लालटेन जलाकर देते थे, जिसमें सिर्फ उतना ही तेल होता कि वो 2 घंटे तक जल सके। छोटी उम्र में ही अब्दुल कलाम ने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। वो हर सुबह पूरे गांव में अखबार बांटा करते थे। बचपन में वो अपने गांव के किसानों को पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते देख बहुत खुश हो जाते थे, और वो नारियल तोड़ने में अपना करियर बनाने का सपना देख चुके थे। कलाम साहब कहते थे, मेरी पायलट बनने की इच्छा से बहुत पहले मैं सोचता था कि बड़े होकर नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाला बनूंगा, और ये मेरे लिए एक शानदार पेशा होगा। आखिर कोई भी उनसे ऊंचा नहीं चढ़ सकता, और पेड़ों की चोटी से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। मगर फिर एक दिन उन्होंने खुले आसमान में उड़ रहे पंछियों को देखकर पायलट बनने का सपना देखा। कलाम साहब ने अपने इस सपने को हकीकत में बनाने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी। उनकी बड़ी बहन ने भी अपने सोने के कंगन गिरवी रखकर अपने भाई को कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया, और मौका मिलते ही उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दे दिया और इंटरव्यू देने देहरादून चले गए। लेकिन बदकिस्मती से वायुसेना में सिर्फ 8 वैकेंसीज थी, और कलाम साहब को 9th रैंक मिला, और वो अपने सपने को हकीकत में बनाने में फेल हो गए। उस वक्त वो नौजवान अपनी आंखों के सामने हर उम्मीद को बिखरते देख रहा था। दुख, दर्द और पीड़ा इतनी थी कि उन्होंने अपनी जान लेने तक के ख्याल सोच लिए। उस वक्त वो उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए, और एक दिन वो गंगा किनारे टहल रहे थे। उस वक्त उनके दिमाग में नदी में कूदने के ख्याल घूम रहे थे, मगर तभी उन पर स्वामी शिवानंद की नजर पड़ी। उन्होंने कलाम के पास आकर उनके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो सुनकर कलाम की आंखें भर आई। उन्होंने स्वामी जी को पूरी बात बताई। मेरी बहन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन मैं फेल हो गया, और अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी स्वामी जी ने कहा, बेटा तू असफल नहीं हुआ, ऊपर वाले ने तुझे बहुत बड़ा सोचकर बनाया है, इसलिए उदास मत हो। वापस जा और कुछ नया करने की कोशिश कर, क्योंकि जीवन में हर रोज सूरज निकलता है और नया सवेरा होता है। स्वामी जी की यह बात सुनकर सर अब्दुल कलाम को बहुत हिम्मत मिली, और उन्होंने वापस आकर DRDO ज्वाइन किया, जिसके बाद इसरो, फिर उनके नेतृत्व में भारत ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर में जो तरक्की की वो इतिहास की किताब में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अब्दुल कलाम साहब के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की पहली मुलाकात सन 1980 में हुई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई, और जैसे ही अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत अब्दुल कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का न्योता भेजा। कलाम साहब ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया, और अगले दिन उन्होंने वाजपेयी जी का आमंत्रण अस्वीकार करते हुए कहा, इस वक्त हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, और मैं अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकता हूं। इसके ठीक 2 महीने बाद भारत ने पोखरण में अमेरिकी सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंकते हुए अपना परमाणु परीक्षण कर लिया और बन गया न्यूक्लियर सुपर पावर।
फिर आया 10 जून 2002 का वो ऐतिहासिक दिन जब अटल जी ने एक बार फिर कलाम साहब को फोन मिलाया और कहा, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। तभी डॉक्टर कलाम ने उनसे सोचने के लिए 1 घंटे का समय मांगा और वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन इस बार मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना नहीं। और इस बार 18 जून 2002 के दिन उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भर दिया। और पर्चा भरते समय जब वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। और 25 जून 2002 के दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उस दौर का एक मजेदार किस्सा है उनके कपड़ों से जुड़ा। दरअसल कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट शू पहनकर रह रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में वो सब पहन नहीं सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम की भी नाप ली और कुछ दिनों बाद उनके लिए 4 नए बंद गले के सूट सिल के ले आया, जिसे पहनकर कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम खुद इससे खुश नहीं थे। उन्होंने दर्जी से कहा, मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? दर्जी सोच में पड़ गया। तभी कलाम साहब बोले, आप गर्दन के पास थोड़ा काट दीजिए। इसके लिए ही इस कट के सूट को कलाम कट सूट कहा जाने लगा। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे SM खान बताते हैं कि बहुत व्यस्त राष्ट्रपति होने के बावजूद कलाम अपने लिए कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक था। वो सुबह 10 या दोपहर 4 बजे वॉक करना भी पसंद करते थे। वो अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे लेते थे, इसलिए उनके लंच में देरी हो जाती थी। उनका लंच दोपहर 4:30 बजे होता था और डिनर अक्सर रात के 12 बजे के बाद। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज पढ़ा करते। मैंने अक्सर उन्हें कुरान और गीता पढ़ते हुए भी देखा था। वो स्वामी थिरुवल्लूर के उपदेशों की किताब थिरुकुरूल तमिल में पढ़ा करते थे। कलाम साहब पक्के शाकाहारी थे और शराब से तो उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। कलाम साहब इतने उदार थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति और जीवन भर की बचत को सामाजिक संस्था को दान कर दिया था। वहीं वो अपना वेतन यानी सैलरी भी दान कर देते थे। उनका कहना था कि सरकार उनके अंतिम सांस तक ख्याल रखेगी, इसलिए वेतन दान करने में कोई बुराई नहीं। उनकी उसी उदारता का एक किस्सा इफ्तार से जुड़ा है। दरअसल इफ्तार रमजान के दौरान उपवास तोड़ने के लिए सूर्यास्त के समय खाया जाने वाला भोजन है, जिसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाता था। और नवंबर 2002 में कलाम साहब ने एक दिन अपने सचिव PM नायर को बुलाकर पूछा, ये बताइए कि हम इफ्तार भोज का आयोजन क्यों करें? वैसे भी यहाँ आमंत्रित लोग खाते पीते लोग होते हैं, आप इफ्तार पर इतना खर्च करते हैं। तब नायर ने कहा कि मोटा मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए। जो सुनकर कलाम साहब ने कहा, हम ये पैसा अनाथालय में क्यों नहीं दे सकते? आप अनाथालयों को चुनिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि ये पैसा बर्बाद ना जाए। जिसके बाद इन पैसों से आटे, दाल, कंबल और स्वेटरों का इंतजाम किया गया और 28 अनाथालयों को बांटा गया। नायर कहते हैं कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। कलाम ने मुझे फिर बुलाया और जब कमरों में वो और मैं अकेले थे, उन्होंने कहा, यह सामान तो आपने सरकार के पैसे से खरीदवाया है, इसमें मेरा योगदान तो कुछ भी नहीं। मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ, उसका भी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसे आपने इफ्तार के पैसों का सही इस्तेमाल किया था। लेकिन किसी को ये मत बताइए ये पैसे मैंने दिए। ऐसा ही एक और दिलचस्प किस्सा उनके प्रेस सचिव SM खान भी बताते हैं। एक बार मुगल गार्डन के टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाकर मोर के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो ना तो मुंह खोल पा रहा है और ना ही बंद कर पा रहा है। वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। कलाम के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाल दिया। उस मोर को कुछ दिनों तक ICU में रखा गया और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। इसके अलावा उन्होंने तंजानिया के 24 बच्चों को उनकी मां के साथ हैदराबाद बुलाकर उनकी मुफ्त में हार्ट सर्जरी करवाई थी और भी कई उदारता के काम किए। वहीं स्पेस से लेकर डिफेंस तक विज्ञान की दुनिया में उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसके चलते 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अब आपको डॉक्टर कलाम का फील्ड मार्शल सैम बहादुर की मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। तो फरवरी 2007 की बात है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कुन्नूर दौरे पर थे। वहां पहुंचते उन्हें खबर मिली कि भारत के सबसे बहादुर सपूतों में से एक फील्ड मार्शल सैम मॉनकेशॉ, जिन्होंने 1971 के इंडो पाक युद्ध में महज 2 हफ्तों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और वैश्विक नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया था, वो यहाँ के सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं।
तभी कलाम साहब उनसे मिलने सीधे अस्पताल पहुंचे। सैम बहादुर के साथ बैठे, तबीयत पूछी, बातें की और जाते जाते बोले, सर क्या आपको यहाँ किसी तरह की परेशानी है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे आपको और अच्छा महसूस हो? कोई शिकायत तो बेझिझक बताइए। कमजोर शरीर लेकिन मजबूत आत्मा वाले मौनकेशॉ मुस्कुराते हुए बोले, हाँ एक शिकायत है। कलाम जी चौंक गए, थोड़े चिंतित होकर बोले, बताइए आपकी क्या शिकायत है? शेर मौनकेशॉ ने गहरी नजर से उन्हें देखा और कहा, मेरी शिकायत यह है कि मेरे प्यारे देश के सबसे सम्माननीय राष्ट्रपति मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें सलाम तक नहीं कर पा रहा। यह सुनकर कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर कलाम ने झुककर उनका हाथ थाम लिया और दोनों की आंखों से एक साथ आंसू छलक पड़े। वो सिर्फ दो इंसान नहीं थे, वो भारत की आत्मा के दो स्तंभ थे, एक विज्ञान का सेनापति, दूसरा युद्ध भूमि का विजेता। विदा लेते वक्त सैम ने कलाम साहब को एक और बात बताते हुए कहा कि मेरी बढ़ी हुई पेंशन आज तक नहीं मिली और दरअसल 2007 में सरकार ने यह फैसला किया था कि फील्ड मार्शल रैंक के अधिकारियों को पूरी पेंशन दी जाए। तभी दिल्ली पहुंचने पर कलाम ने मात्र एक सप्ताह में उनकी पेंशन की पूरी बकाया राशि सहित भुगतान करवा दिया। रक्षा सचिव लगभग 1.30 करोड़ रुपए का चेक लेकर विशेष विमान से वेलिंगटन ऊटी पहुंचे और जैसे ही सैम मौनकेशॉ को चेक मिला, उन्होंने बिना झिझक पूरी राशि सेना राहत कोष में दान कर दी। इस तरह एक महान व्यक्ति ने दूसरे महान व्यक्ति के काम को सम्मान दिया, जिससे तुरंत उस सम्मान को देश को समर्पित कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से आपको क्या सीख मिली और अगले वीडियो में आप किस महान व्यक्ति की कहानी सुनना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।